राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और लाइब्रेरी के किसी कोने में पढ़ रहे होंगे, है ना? हमारी जो सीरीज चल रही है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति कक्षा 10वीं की पुस्तक, जिसकी हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा में आज हम जिस टॉपिक पर पहुंचे हैं वो इसलिए भी खास है इस पुस्तक से पढ़ना, क्योंकि वर्तमान अगर हम प्रश्न पत्रों की बात करें तो अधिकांश या ज़्यादातर प्रश्न पत्रों में इतिहास का जो पार्ट है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है आजकल। तब ऐसी स्थिति में हम या आप ये सोच लेते हैं कि 2-4 प्रश्नों के लिए क्यों इतने मोटे ग्रंथ को पढ़ा जाए, क्योंकि इतिहास लगभग 200-300 पेजों का तो राजस्थान का मोटे-मोटे तौर पर हम पढ़ते हैं तो पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन जब बात आती है उन 200 पेजों में से 3 या 4 ही प्रश्न देखने को मिले, तब ऐसी स्थिति में हमको इस किताब का के जो शासक दे रखे हैं, शायद वो हमारे लिए मील के पत्थर साबित हो। यानी कि 3 से 4 प्रश्नों में से 2 या 3 प्रश्न तो आपको इस पुस्तक से मिल ही जाएँगे। एक ऐसा प्रश्न होगा जो हो सकता है बाहर से हो। तब ऐसे स्थिति में आपको लगभग 20 पेज के अंदर ही 20 क्या, किताब के 15 पेज के आसपास ही, 12 पेज के आसपास ही शासकों को खत्म कर दिया है, लेकिन मुख्य बिंदुओं को उसमें समाहित किया हुआ है। तब हम आज करते हैं उन्हीं शासकों की शुरुआत। पिछली 4 वीडियो के अंदर हमने सभ्यताओं को, उसके बाद राजपूतों की उत्पत्ति को, और आज हम उसी राजपूतों की उत्पत्ति के बाद के बिंदु को आगे बढ़ाते हुए और प्रमुख राजपूत वंशों की बात करेंगे, जो इस प्रकार है। ज़्यादातर हम जो पढ़ने का काम करेंगे वो पुस्तक के हिसाब से करेंगे, क्योंकि मैंने वही आपको पहले ही बताया कि इतिहास अपने आप में विस्तृत है। राजस्थान, खासकर राजस्थान का इतिहास पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा विस्तृत है, क्योंकि यहाँ तमाम प्रकार के प्रतापी महाराजा राजा हुए। तो उनके बारे में अगर हम डिटेल से पढ़ना चाहें तो एक लंबा लेख हमको देखने को प्राप्त होता है। तब ऐसी स्थिति में इस पुस्तक के अंदर बहुत अच्छा काम किया गया है कि मुख्य बिंदुओं को और दर्शाया गया है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। ये आ गया एक शब्द, प्रमुख शब्द। अब प्रमुख शब्द आ गए तो ज्यादा अधिक शासकों की बात न करके उन्हीं सीमित शासकों की बात करेंगे जिनमें कुछ बात हो, जो जिनमें कुछ स्पेशल हो। क्या बात करेंगे हम? राजपूत वंशों की बात करेंगे, गुहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। सबसे पहली हमारी जो ये जर्नी रहने वाली है राजपूत वंशों को पढ़ने की, उसमें सबसे पहले हम गुहिल वंश को पढ़ने का काम करेंगे, जो जिसका शासन मेवाड़ के अंदर रहा था। गुहिल वंशों का शासन या साम्राज्य किस क्षेत्र में रहा था? तो वो मेवाड़ क्षेत्र में रहा था। ठीक है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़, मुख्यतः ये 4 उस टाइम के जिले जिनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया था। मुख्यतः गोहिल वंश ने कहाँ पर शासन किया था? तब आप कहोगे कि गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ पर शासन किया था। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गोहिल के नाम पर रखा गया था। शुरुआती शासक थे गोहिल या गोहिल आदित्य, उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम रखा गोहिल वंश। गोहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। अबुल फजल कहते हैं, अब हम बात कर रहे हैं गोहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में। तो गोहिल वंश की उत्पत्ति के लिए 3 या 4 लोग अपने मत रखते हैं। अबुल फजल तो इनको ईरान के शासक नौसे खां से संबंधित बताते हैं।
ठीक है। कर्नल जेम्स टोड इनका संबंध वल्लभी के शासकों से बताते हैं, और नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा इनको ब्राह्मण होने का प्रमाण बताते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनको कहते हैं कि ये 566 ईस्वी में गोहिल ने ही अपने इस वंश की स्थापना की थी। कौन से की? गोहिल वंश की। तो पहली इन 5-6 लाइनों में हमने क्या सीखा? हमने पहली चीज तो ये सीखी कि मेवाड़ कहाँ कहाँ तक विस्तृत था। तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़। ठीक है। वर्तमान में सलूमर वगैरह ये अगर क्षेत्र मतलब नए जिले बढ़े हैं तब आप वो भी जोड़ सकते हो। गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया था, और गोहिल वंश की हम यहाँ चर्चा करें तो हम बात कर रहे हैं गोहिलों की उत्पत्ति के बारे में। गोहिल वंश की उत्पत्ति। अब गोहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में कई अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग मत दिए। हम पहले अबुल फजल की बात करें। अबुल फजल, अबुल फजल इनको किससे संबंधित बताते हैं? ईरान के शासक नौसे खां से संबंधित। नौसे खां, नौसे खां से संबंधित अबुल फजल किससे संबंधित बताते हैं? तो अबुल फजल बताते हैं नौसे खां से संबंधित। ठीक है। दूसरे हमारे आए कर्नल जेम्स टोड। तो मैं दूसरे टॉड की बात करूं, टॉड का कहना है कि ये किससे संबंधित थे? वल्लभी के शासकों से संबंधित। वल्लभी के शासकों से संबंधित थे। कौन? गोहिल। ठीक है। एक हमने और मत पढ़ा, किसका? नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा। नैन्सी एंड गोपीनाथ शर्मा ये क्या कहते हैं? ये बताते हैं साहब कि गोयल थे वो शर्मा थे, यानी कि सॉरी ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मणों से संबंधित। ब्राह्मणों से संबंधित। चौथा बिंदु अगर मैं लूं, या जिसका मत अगर आता है, तो वो है डॉक्टर ओझा। और डॉक्टर ओझा क्या कहते हैं? डॉक्टर ओझा कहते हैं कि गोहिल वंश की जो नींव थी वो 566 ईस्वी में और गोहिल ने ही रखी थी। 566 ईस्वी में गोहिल द्वारा ही रखी गई थी। ये रहे हमारे गोहिल वंश की उत्पत्ति को लेकर के कुछ कथन, या फिर एक तो अबुल फजल, टॉड, नैन्सी और डॉक्टर ओझा। ठीक है। 4 हमने मुख्य बिंदुओं की बात की। ठीक है। चले आगे। अब आते हैं हम बप्पा रावल की तरफ। इससे पहले शिलादित्य वगैरह ऐसा मतलब कई सारे ग्रंथों में उनका जिक्र आता है। मतलब गोहिलादित्य, गोहिल तो हो ही गए हमारे। गोहिल के जस्ट बाद आता है बप्पा रावल, यानी कि पहले अगर प्रतापी शासक हुए तो वो बप्पा रावल ही हुए थे। अगर शुरुआती बात करें गोहिल वंश की, तो शुरुआत में गोहिल इसके संस्थापक रहे, फिर उसके बाद प्रतापी राजा आए बप्पा रावल। ये चले आगे। बप्पा रावल, बप्पा रावल का शासनकाल कब से कब तक बताया जाता है? 734 ईस्वी से लेकर के
और 753 ईस्वी तक बप्पा रावल का। गोयल का कब रहा है? गोयल का 566 के आसपास उन्होंने गोयल वंश की स्थापना की थी, तो लगभग इस यही समय होगा। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में मेवाड़ के शासक मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। राज प्रशस्ति में लिखा हुआ है साफ कि बप्पा रावल ने कौन सी सन में, 734 ईस्वी में, और चित्तौड़ पर शासन था मान मौर्य का। मान मौर्य या मान मौर्य एक ही चीज है, उनका शासन था। तो मान मौर्य को हरा करके और चित्तौड़ पर सबसे पहले अधिकार किया किसने? बप्पा रावल ने। किसकी बात चल रही है जी? बप्पा रावल ने। तो चित्तौड़ पर सबसे पहले विजय पाने वाले राजपूत शासक कौन है? बप्पा रावल। ठीक है, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? राज प्रशस्ति में। बप्पा ने जैसे ही चित्तौड़ को जीता, जीतने के बाद अपनी राजधानी नागदा को बनाया। राजधानी किसको बनाया? नागदा को अपनी राजधानी बनाया बप्पा ने। फिर उसके बाद कैलाशपुरी में एक मंदिर, एकलिंग जी महाराज, जिसको लकुलीस महाराज के नाम से भी जाना जाता है, उनके मंदिर का निर्माण कार्य करवाया जाता था। अगर मैं बप्पा रावल की इस एकलिंग जी महाराज या लकुलीस महाराज की उस कथा को सुनाने बैठूं तो लगभग 10 या 15 मिनट आपकी खराब होंगी, पर मोटे मोटे तौर पर मैं बताऊं कि एकलिंग जी महाराज की कृपा से ही बप्पा रावल को चित्तौड़ प्राप्त हुआ था। इस वजह से उन्होंने एकलिंग जी महाराज या लकुलीस महाराज उदयपुर में इन्होंने इसका क्या करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था। और उन्होंने एकलिंग जी को ही गोयल वंश के क्या बनाया था? लोक देवता बनाया था। तो 4 प्रश्न हो गए अब तक। राज प्रशस्ति के अनुसार सबसे पहले 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को हरा करके और चित्तौड़ पर अधिकार किया था। दूसरा, बप्पा ने राजधानी किसको बनाया? नागदा को। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक मंदिर, एकलिंग जी महाराज या लकुलीस महाराज का मंदिर बनवाया कैलाशपुरी उदयपुर में, और उन्हीं एकलिंग जी महाराज को गोहिल वंश का क्या बनाया? कुल देवता। ओझा कहते हैं कि बप्पा का जो वास्तविक नाम था या मूल नाम था वो था कालभोज। ये याद रखना, बप्पा उनकी एक उपाधि थी। बप्पा कालभोज की क्या थी? उपाधि थी। तो बप्पा जो रावल थे, बप्पा उनका कोई मूल नाम नहीं था, मूल नाम कालभोज था, उपाधि दी गई बप्पा रावल की। ऐसा कौन बताते हैं? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास का कहना भी यही है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था, अपितु खिताब था, यानी कि उपाधि थी एक तरह से। और ये काम ये और कौन भी मानता है? ये श्यामल दास भी कहते हैं। ओझा तो कह ही रहे, श्यामल दास भी कह रहे हैं, वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास भी यही बात मान रहे कि बप्पा नाम नहीं था, बप्पा उपाधि थी। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उसने उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ा था विदेशियों को। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य उसकी तुलना किससे करते हैं? चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। चार्ल्स मार्टेल एक फ्रांसीसी सेनापति था जिन्होंने सर्वप्रथम यूरोप के अंदर सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त करने का काम किया था। किसने? चार्ल्स मार्टेल ने। तो चार्ल्स मार्टेल की उपाधि किसको प्राप्त है? बप्पा रावल को। बप्पा रावल को ये हटा दूं। सेव नहीं होगा, ये पीडीएफ में नहीं आएगा अगर हटाना पड़े तो। चलो, अब हम बात करेंगे बप्पा रावल के उन मुख्य बिंदुओं की जिनकी निगाहें, जिस पर आपकी हमेशा निगाहें टिकी रहती हैं। बप्पा रावल, बप्पा रावल। बताओ कब से कब तक समय? आप कहोगे 734 से लेकर के, और इनका जो समय था वो 753 ईस्वी तक रहा है। ठीक है,
पहली बात हमने क्या सीखी कि राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में मान मौर्य को हरा करके, तो 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ पर अधिकार किसको हरा करके? मान मौर्य को हराकर। पहली बात हमने ये सीखी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने, बप्पा ने राजधानी किसको बनाया? राजधानी, आप बताओ, राजधानी बताया नागदा को। किसको राजधानी बनाया? नागदा को। फिर उसने बाद हमने एक और पॉइंट पढ़ा कि उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर, एकलिंग महादेव या फिर एकलिंग जी, और उनका दूसरा नाम है लकुलीस महाराज। कौन सी जगह करवाया? तो वो करवाया कैलाशपुरी में। कहाँ करवाया? कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहाँ है? उदयपुर में। ये हमने बात की। इसके बाद हमने जो बात की वो इन्हीं एकलिंग जी महाराज को फिर उन्होंने गोहिल वंश का क्या क्या बनाया? कुल देवता। इन्हीं को क्या बनाया? कुल देवता, ठीक है। ये हमने बात कर ली। और हमने आगे क्या पढ़ा कि बप्पा का जो वास्तविक नाम था या मूल नाम था, वास्तविक नाम क्या था? तब आप कहोगे कि बप्पा का वास्तविक नाम था कालभोज। क्या था? कालभोज। बप्पा एक उपाधि थी। और हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने उनके बारे में पढ़ा कि उनकी तुलना किससे की गई है? चार्ल्स मार्टेल से। तो तुलना किससे की गई है? तुलना की गई है तुलना किससे की गई है? चार्ल्स मार्टेल से। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ये फ्रांस के सेनापति हैं। इन्होंने सर्वप्रथम यूरोप से मुसलमानों को पराजित करने का काम किया था, और इसी वजह से उनको चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी गई है। किसको? बप्पा रावल को। बप्पा रावल को उपाधि क्यों दी? क्योंकि पहले ऐसे राजपूत शासक हैं जिन्होंने मान मौर्य को हरा करके और चित्तौड़ पर क्या किया था? अधिकार किया था, ठीक है। तो ये आपको मुख्य मुख्य पॉइंट बप्पा रावल के बारे में जानकारी रखनी होगी, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे जैत्र सिंह के बारे में। हालांकि बप्पा रावल के बाद अल्लट भी शासक रहे हैं, और अल्लट के बाद कर्ण सिंह भी शासक रहे हैं। मैं थोड़ा सा कर्ण सिंह के बारे में आपको बताऊं। कर्ण सिंह कह लो, या उन्हीं का दूसरा नाम आता है रण सिंह। मैं इनको क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इनके दो पुत्र हुए थे। बोलो। इनके दो पुत्र जो हुए थे, एक तो छेम सिंह और एक, ये वही दो पुत्र हैं जिनके अलग अलग शाखाएं, इनके उससे अलग अलग शाखाएं बनी थी। और एक दूसरा का नाम आता है राहब, जो राणा शाखा के दूसरा नाम है राहब। ये छेम सिंह, इन्होंने तो आगे अपने उसी वंश को आगे बनाए रखा, यानी कि रावल शाखा को ही बनाए रखा। ये रावल शाखा आगे जाके उसके समय पे रावल रतन सिंह के समय पे समाप्त हो जाएगी। फिर इनका दौर आएगा। ये बाद में कौन कहलाए?
ये सिसोदिया कहलाए। शुरुआत में तो ये सिसोदा चले गए थे, सिसोदा गांव। सिसोदा गांव में जाने के बाद इनको सिसोदिया नाम से संबोधित किया गया। बाद में इनको राणा की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? राणा की उपाधि से इनको नवाजा गया था। फिर इन जितने भी शासक हुए इस शाखा के, उन सभी के आगे आपको राणा या महाराणा लगी मिलेगी। इस वजह से मैं एक कर्ण सिंह का नाम लेता हूँ। कर्ण सिंह के बाद या रण सिंह के बाद हम पढ़ते हैं सामंत सिंह भी एक आते हैं, और सामंत सिंह के बाद अब हम पढ़ेंगे जैत्र सिंह। हम सिर्फ उन्हीं शासकों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं जो पुस्तक के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। और अधिक विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने किसी कोचिंग संस्थान के नोट पढ़ रहे होंगे या फिर कोई पुस्तक वगैरह भी पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भविष्य में मेरी भी पुस्तक आने वाली है, 3 से 4 महीने मैक्सिमम समय लगेगा, तब आप उसके अंदर भी विस्तार से चीज़ों को देख सकते हो। खासकर रीट वालों के लिए वो पुस्तक आएगी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ जैत्र सिंह। सामंत सिंह के बाद जैत्र सिंह का शासनकाल आता है 1213 ईस्वी से लेकर के 1253 ईस्वी तक। गोहिल के ही एक वंशज जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। गोहिलों के ही एक वंशज है जैत्र सिंह, तो अभी वही चल रही है, यहां तक रतन सिंह तक चलेगा गोहिल वंश, ठीक है, रावल शाखा। फिर उसके बाद रावल शाखा, फिर ये राणा शाखा शुरू हो जाएगी, यानी सिसोदिया शाखा शुरू हो जाएगी। तो परवानों से इन्होंने चित्तौड़ को छीन करके और उसको अपनी राजधानी बनाया। तो चित्तौड़ को राजधानी बनाने का काम किसने किया था? चित्तौड़ को राजधानी बनाने का काम किया था जैत्र सिंह ने। किसने किया? जैत्र सिंह ने, ठीक है। 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ। 1227 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? भूताला का युद्ध हुआ, जो दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका अगर वर्णन की बात करें तो वो जयसिंह सूरी के ग्रंथ अम्बीर मदमर्दन में मिलता है। किसका वर्णन? इस युद्ध का, भूताला के युद्ध का, जिसमें सुल्तान इल्तुतमिश हारा गया था और जैत्र सिंह जीता था। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को अम्बीर कहा गया है। तो परीक्षा में प्रश्न आए कि इल्तुतमिश को किस ग्रंथ के अंदर हम्बीर कहा गया है, तो वो कहा गया है हम्बीर मदमर्दन में, ठीक है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है, ये कथन आपको याद रखना है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की। एक नाम याद रखना बस कि प्रशंसा किसने की? विरोधियों ने। आपको इस लाइन से बस पूरी लाइन याद हो जाएगी कि विरोधियों ने भी उसकी क्या की थी? प्रशंसा की थी। विरोधियों ने भी प्रशंसा की थी। ऐसा कौन सा शासक था? तो वो था जैत्र सिंह। कहा किसने है? तो गौर ओझा ने लिखा है, ठीक है। जैत्र सिंह के बारे में मोटी मोटी चर्चा कर लेते हैं। दिख रहा है क्या? जैत्र सिंह 1263 से 1253। सबसे पहली बात तो इन्होंने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। आपको अगर यही पॉइंट लिखना है तो राजधानी चित्तौड़ को, ठीक है। दूसरा पॉइंट भूताला का युद्ध। दूसरा पॉइंट आता है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध बताओ कब हुआ? आप कहोगे 1227 ईस्वी। भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी में।
किस किस के मध्य हुआ, तो वो जैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश के मध्य। विजय किसकी प्राप्त हुई, या विजय किसको प्राप्त हुई, तो विजय प्राप्त हुई थी जैत्र सिंह को। ठीक है, और हमको क्या पढ़ना है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, तो इस युद्ध का वर्णन मिलता है हम्बीर मद मर्दन। हम्बीर मद मर्दन, जो किसने लिखा था, जय सिंह सूर्य। एक पॉइंट की या एक बिंदु की जानकारी एक कलर के पेज से आपको मिलेगी, इस तरीके से आप देख लिया करना। राजधानी चित्तौड़, फिर भूतला के युद्ध की जानकारी ये रही। फिर हमने आगे इसमें और क्या पढ़ा, आगे ओझा का एक कथन पढ़ा, ओझा कथन के नाम से। पूरी लाइन ना लिखते हुए मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं कि प्रशंसा उसके विरोधियों ने की थी। ऐसा शासक जिसकी प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की। पूरी लाइन आप याद रख लेना। वैसे इतना अगर आपको याद होगा तो पूरी लाइन आपको आसानी से समझ में या पुनः अपने आप याद आ जाएगी कि ऐसा शासक जिसकी उसके मतलब प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है, तो वो है जैत्र सिंह। ये रही हमारी मोटी मोटी जानकारी जैत्र सिंह के बारे में। अब हम बात करेंगे रतन सिंह को लेकर के। अब हमारी चर्चा किसको लेकर के होने वाली है, वैसे इसके बाद तेज सिंह, समर सिंह राजा हुए, लेकिन हमारी उस पुस्तक के अंदर, इस पुस्तक के अंदर उनका कोई उल्लेख नहीं है, तो हम उनको विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, बस नाम जानकारी के हिसाब से आपको बता दिया है। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब हमारी चर्चा जो होगी वो रावल रतन सिंह को लेकर के होगी। चले, रतन सिंह, बात किसकी हो रही है, रतन सिंह। कब से कब तक, 1302 से लेकर के 1303 तक। शासनकाल भले ही 1-2 साल रहा हो, लेकिन पूरे राजपूत वंशों में सबसे ज्यादा चर्चित अगर रहा तो इन्हीं का शासनकाल रहा। किस वजह से रहा, तो वो इनकी पत्नी पद्मिनी को लेकर के रहा। शासनकाल इन्होंने बहुत कम समय के लिए किया, आप देख ही सकते हो 1302 से 1303 इनका शासनकाल आ रहा है, 1 से 2 साल लगो इनका समय रहा है। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। किसका सामना करना पड़ा था, अलाउद्दीन खिलजी का। किसको, रावल रतन सिंह। कारण क्या है, मुख्यतः इसके दो अलग अलग विद्वान दो अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। पहले तो कुछ लोगों का ये मत है कि इस वजह से उन्होंने इस पर आक्रमण किया, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं पद्मावत ग्रंथ में, जो ग्रंथ 1540 ईस्वी में लिखा गया, घटना 1303 की है, ग्रंथ लिखा है 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी। किसके द्वारा, पद्मावत के द्वारा। लगभग 250 साल बाद और ग्रंथ कोई लिखा जा रहा है, उसमें कारण बताया गया है पद्मिनी को, कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, इस वजह से उन्होंने आक्रमण किया। तो देखते हैं 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत ग्रंथ में, कौन सा ग्रंथ लिखा,
पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया है। मूवी भी आई थी पद्मावत के नाम से, उसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था। विरोध का कारण यही था कि मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथ लिखते हैं 1540 ईस्वी में और घटना है 1303 ईस्वी की। लगभग 250 साल बाद, 3 से 4 पीढ़ियां बीतने के बाद कोई व्यक्ति तो विद्यमान होगा नहीं, साक्ष्य भी इतने मौजूद नहीं होंगे, तब भी अगर आप अपने ग्रंथ में ये सारी चीजें लिख रहे हो तो ये मिथ्या हो सकती हैं, कहानी मात्र हो सकती हैं। इस वजह से इसका विरोध किया था उस मूवी का। पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा व बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे। परीक्षा में इन गोरा और बादल का कई बार जिक्र देखने को मिलता है, याद रखना। तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। पुरुषों ने तो पुरुष वीरगति को प्राप्त हुए थे और महिलाओं ने जौहर किया था। तो हो सके मतलब हम कह सकते हैं कि ये चित्तौड़ का पहला शाखा था। शाखा में महिलाएं और पुरुष दोनों वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। अमीर खुसरो उस समय स्वयं उस युद्ध में मौजूद था और उसने ग्रंथ लिखा था खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह। इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिज्राबाद किया। चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया गया? खिज्राबाद रख दिया गया। क्या रख दिया गया? खिज्राबाद रख दिया गया। रतन सिंह मेवाड़ के गोयल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। रावल शाखा का अंतिम शासक अगर कोई है तो वो है रावल रतन सिंह। तो रतन सिंह को लेकर के हमने 4 से 5 चीजें ही सबसे ज्यादा हाईलाइट करनी है। वो कौन कौन सी चीजें हैं मैं इधर लिख देता हूं। हम पढ़ रहे हैं रावल रतन सिंह। रतन सिंह टाइम बहुत कम है, 1302 से 1303 तक। ठीक है, ओके। इनके बारे में पहला पॉइंट क्या हमने पढ़ा? पहला तो यही कि 1303 में ये 1303 किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, खिलजी आक्रमण। क्या लिख देता हूं? खिलजी आक्रमण। कब हुआ था? 1303। ठीक है। खिलजी आक्रमण से लेकर के, खिलजी आक्रमण को लेकर के हमको 3 से 4 चीजें सबसे ज्यादा हमको इनके बारे में याद रखनी है। सबसे पहले तो हमको इसका कारण ही याद रखना है। कारण, इसके 2 कारण मुख्य रहे हैं। अगर इनके हम कारणों की बात करें, आक्रमण के कारण, तो पहला तो वही साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा ये तो हो ही गया, ज्यादातर राजा महाराजा उस समय करते ही थे, इसी वजह से तो युद्ध होते थे। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, ठीक है। और वही मतलब चित्तौड़ की व्यापारिक उपयोगिता। दूसरा मुख्य कारण आता है जो ये बताते हैं कौन? मलिक मोहम्मद जायसी में पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी बताते हैं पद्मावत ग्रंथ में कि रतन सिंह की पत्नी, या मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, पद्मिनी को प्राप्त करना। पद्मिनी को प्राप्त करना, ये तो हमने मुख्यतः कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। खिलजी आक्रमण को लेकर के, खिलजी आक्रमण कब हुआ? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया। कारण था साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और दूसरा कारण है रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना। ठीक है।
अगर मैं इसके बारे में लिखूं कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 1540 ईस्वी में रचित पद्मावत ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? पद्मावत ग्रंथ में। पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। ठीक है, ये हो गया कारण। अब और क्या पढ़ना है अपन को? कारण के बाद हमको ये चीजें पढ़नी है। आक्रमण हुआ, आक्रमण हुआ, आक्रमण ही चल रहा है ये। फिर उसके बाद हमने क्या चीजें देखी कि लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए रतन सिंह व उसके सेनापति घोड़ा बादल और महारानी, यानी कि पहला साका हुआ, चित्तौड़ का पहला साका, जिसमें दोनों ही वीर गति को प्राप्त हुए, पुरुष और महिलाएं। पुरुषों में तो रतन सिंह, और रतन सिंह के साथ साथ गोरा, गोरा पद्मिनी के चाचा थे और बादल पद्मिनी का भाई था, ये भी प्राप्त हुए। और एक हुई थी 1600 महिलाओं के साथ स्वयं पद्मिनी। इन्होंने जौहर किया था। ये चित्तौड़ का पहला साका था उसी समय। ठीक है, उसके बाद हमने और क्या सीखा कि इस पूरे घटनाक्रम का वर्णन वहाँ अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह में भी किया है। तो मैं लिख नहीं रहा, आप वैसे ही याद रखना कि अगर इसके वर्णन की बात आ जाए तो वर्णन किसने किया है? अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह में, और इस पूरे उसका वर्णन किया है। और जैसे ही खिलजी ने चित्तौड़ को जीता, चित्तौड़ को जीतने के बाद उसने अपने बेटे खिज्र खां को वहाँ का शासक नियुक्त किया, और शासक नियुक्त करने के बाद चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया गया? खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया गया? खिजराबाद रख दिया गया। ठीक है, उसी रावल रतन सिंह के साथ रावल साका का क्या हो गया? अंत हो गया। रावल शाखा के बाद एक दूसरी शाखा जो पनप रही सिसोदा गांव में, सिसोदा, तो वहां पर सिसोदियाओं का मतलब सिसोदिया, उसके बाद जो मतलब जो सिसोदा गांव में जितने भी जो क्या बोलते हैं उनको, सामंत हुआ करते थे, वो सिसोदिया लगाना शुरू कर दिया। और बाद में धीरे धीरे आकर के फिर उनके एक बड़े शासक के रूप में राणा हम्बीर का उदय हुआ। किसका हुआ? राणा हम्बीर का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राणा हम्बीर के बारे में। मैं इसको हटा दूं। हम बात करेंगे राणा हम्बीर। अब देखो उनके नाम के आगे राणा लगना शुरू हो गया। मैंने अभी आपको एक चीज समझाई थी कि रावलों दो, क्षेत्र सिंह के दो पुत्र हुए, एक तो छेम सिंह और एक राहब। राहब के बाद के जितने भी शासक थे वो राणा लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब यहाँ से आगे सभी आगे के मेवाड़ शासकों के आगे आपको राणा या महाराणा देखने को मिलेगा। 1326 से लेकर के 1364 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हम्बीर ने, सिसोदा में चले गए थे वो, हाँ, और वहां के जागीरदार थे हम्बीर। 1326 ईस्वी में चित्तौड़ का पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की थी। तो एक प्रश्न बन गया आपके लिए कि गोहिल वंश की पुनः स्थापना करने वाले शासक कौन है? तो राणा हम्बीर। गोहिल वंश की
पुनः स्थापना करने वाले कौन है? तो वो है राणा हम्बीर। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। सिसोदा गांव का जागीरदार होने की वजह से उनको सिसोदा के नाम से। राणा हम्बीर के दादा थे लक्ष्मण सिंह। दादा कौन थे? लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदा कहलाते हैं। हम्बीर को मेवाड़ का उद्धारक के नाम से जाना जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि मेवाड़ का उद्धारक, तो मेवाड़ का उद्धारक है राणा हम्बीर, क्योंकि पुनः स्थापना अगर किसी ने की मेवाड़ के अंदर तो वो राणा हम्बीर ने की। इस वजह से मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है? राणा हम्बीर को संज्ञा दी जाती है। राणा हम्बीर को विषम घाटी पंचानन की भी संज्ञा दी जाती है। इनको विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश, शेर के समान काम करने वाला, सभी दिशाओं में शेर की तरह मतलब लड़ने वाला होने के कारण इनको विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी है। किसको? राणा हम्बीर को। तो राणा हम्बीर को दो उपाधियों से मतलब नवाजा गया, मेवाड़ के उद्धारक और विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। तो इनको ये जो संज्ञा दी गई है विषम घाटी पंचानन की, वो कहाँ दी गई है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में लिखा हुआ है। हम्बीर ने सिंगोली का युद्ध किया था, और सिंगोली का युद्ध मतलब सिंगोली बांसवाड़ा में के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को इन्होंने क्या किया था? परास्त किया था। किसकी सेना को? मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं राणा हम्बीर के बारे में। थोड़ा सा इधर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। राणा हम्बीर, राणा हम्बीर का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1326 से 1364। ठीक है, इनके बारे में सबसे पहली चीज तो हमको यही याद रखनी है कि इनको गोहिल वंश का पुनः संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोहिल वंश का पुनः संस्थापक। गोहिल वंश का पुनः संस्थापक कौन है? गोहिल वंश का पुनः संस्थापक, तब आप कहोगे कि गोहिल वंश का पुनः संस्थापक है राणा हम्बीर। ठीक है, दूसरी बात हमने और इनके बारे में क्या पढ़ी? सिसोदा क्यों कहलाए? ये तो इनके अगर दादा की बात करें तो दादा इनके कौन है? लक्ष्मण सिंह। अगर इनकी उपाधियों की बात करें हम, अब अगर हम इनकी उपाधियों की बात करें या इनके उपनामों की बात करें, उपनाम कह लो या उपाधि कह लो, तो वो इनको दो दी गई हैं। इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है, मेवाड़ का उद्धारक, और दूसरा इनको विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी है। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी है, और इस विषम घाटी पंचानन का उल्लेख कहाँ मिला है? तो वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिला है। उल्लेख कहाँ मिला है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसका उल्लेख देखने को मिला है। उसके बाद एक हमने इनके एक युद्ध के बारे में और पढ़ा, जो है सिंगोली का युद्ध। किसका युद्ध? सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध और पढ़ लेते हैं। सिंगोली कहाँ है? बांसवाड़ा। अगर बांसवाड़ा का युद्ध भी आ जाए तब भी आपको याद ही रखना है। किस किस के बीच हुआ? तो राणा हम्बीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। कौन जीता? राणा हम्बीर। विजय किसको प्राप्त हुई?
राणा हम्बीर को। ये रही मोटी मोटी जानकारी राणा हम्बीर के बारे में। जैत्य सिंह पढ़े, रतन सिंह पढ़े, राणा हम्बीर पढ़े। अब इसके बाद चलते हैं आगे। महाराणा लाखा किसके बारे में पढ़ेंगे? महाराणा लाखा के बारे में। हम्बीर के बाद खेता वगैरह आदि और भी आए, लेकिन हमको अब इसके ठीक बाद पुस्तक के अनुसार राणा लाखा को पढ़ना है। लाखा जिनका समय 1382 से 1421 ईस्वी तक का बताया गया। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। महाराणा के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ होना था। हंसाबाई का विवाह ही इनके लाखा के शासनकाल का सबसे चर्चित विषय रहा है। तो इससे संबंधित आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो हंसाबाई का विवाह इस वजह से इसको ब्रैकेट में मोस्ट किया गया है कि हंसाबाई के विवाह से संबंधित सारी चर्चा होगी। हंसाबाई विवाह कहाँ की है? रणमल की बहन हंसाबाई, हाँ, मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई। लाखा के पुत्र चूड़ा, लाखा का पुत्र था पुत्र चूड़ा। ये कुंवर चूड़ा है। एक राम चूड़ा वो अलग आते हैं, वो मारवाड़ के अंदर आते हैं। हम बात कर रहे हैं कुंवर चूड़ा की। ये कौन से चूड़ा है? कुंवर चूड़ा है। तो कुंवर चूड़ा के साथ होना था, मगर परिस्थिति बस यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। होना था बेटा के संग, हो गया पिता के संग। तो ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा। और साथ में एक नई व्याधा और पैदा हो गई कि हंसाबाई ने यह शर्त रख दी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी जो होगा वो मेरी कोख से जन्मा पुत्र ही यहाँ का उत्तराधिकारी होगा। तो अब चूड़ा के लिए ये एक और समस्या होगी। एक तो बेचारे की शादी नहीं हो पाई, दूसरा राजपाट भी चला गया। अब भाई राजपाट किसके हाथ में आएगा? हंसाबाई के पुत्र के हाथ में। यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चूड़ा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। फिर उन्होंने प्रतिज्ञा की। इस वजह से राजस्थान का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को। कुंवर चूड़ा को। राणा लाखा के समय में जावर माइंस में से चांदी व सीसा की बहुत अधिक मात्रा में, मतलब ये इनकी प्रचुर मात्रा निकली थी माइंस से, चांदी की और सीसा की। तो चांदी और सीसा की खुदाई का काम या उत्खनन का कार्य किसके उसमें हुआ था शासनकाल में? राणा लाखा के में। आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इस समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? पिछोला बंजारे ने करवाया था। 4-5 चीजें हमको राणा लाखा के बारे में याद रखनी है। कौन सी? मैं आपको यहां लिख देता हूं। राणा लाखा कह लो या महाराणा लाखा कह लो। महाराणा लाखा। ऐसे इन्होंने कोई ऐसे इतने बहुत ज्यादा महान काम नहीं किए कि इनके आगे महाराणा लाखा नहीं पड़े। इन्होंने अपने पुत्र के साथ अन्याय किया है। 1382 से लेकर के और 1421 ईस्वी तक अच्छा खासा शासनकाल रहा इनका। इनके शासनकाल में सबसे चर्चित जो विषय रहा है वो है हंसाबाई का विवाह। हंसाबाई का विवाह। हंसाबाई का विवाह ये विवाद का विषय रहा है। आप किसी का भी विषय मान लो, लेकिन विषय हंसाबाई का विवाह ही रहा है। क्या होना था मैं इस विस्तार से नहीं लिखूंगा। यहाँ लिखा हुआ है कि शादी होनी थी कुंवर चूड़ा के साथ, हो गई लाखा के साथ। तो हंसाबाई ने ये शर्त रख दी कि अगर राजपाट जाएगा जिन हाथों में, वो मेरे बेटे के या मेरे कोख से जन्मे पुत्र के हाथों में ही जाएगा। तब इस स्थिति में कुंवर चूड़ा ने और प्रतिज्ञा ले ली। तो मैं यहाँ लिखूं कि राजस्थान का भीष्म पितामह, तब आप जोर से चिल्ला करके कहोगे कि राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। ठीक है। दूसरी और हमने किस पॉइंट के बारे में
पढ़ा कि लाखा के समय में चांदी व सीसा की प्रचुर मात्रा में, मतलब ऐसे कह सकते हो चांदी एंड सीसा प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए, प्रचुर मात्रा में निकाले गए। तो समृद्धि तो बढ़ेगी बढ़ेगी। उसके बाद हमने एक और पॉइंट पढ़ा कि इन्हीं के शासनकाल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। जब हम झीलें पढ़ेंगे तब और विस्तार से पढ़ लेंगे। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? बंजारे। ठीक है, ये रही राणा लाखा के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी। ठीक है, चलें आगे। अब हम पढ़ेंगे महाराणा मोकल। राणा लाखा के बाद क्या कौन पढ़ेंगे? महाराणा मोकल। कितने मिनट की वीडियो? ठीक है, लास्ट मुगल को ही पढ़ के हम एंड करेंगे। महाराणा मुगल 1421 से 1433 तक महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। ये वही है महाराणा मुगल जो लाखा के पुत्र है, हंसाबाई और लाखा के पुत्र है। 1421 ईस्वी में जब मुगल शासक बने तो वो अल्पायु थे। लगभग बताया जाता है कि उनकी जो आयु है वो 12-13 वर्ष के आसपास रही होने के कारण चूड़ा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया और उन्होंने अपने भाई का संरक्षक के रूप में कार्य किया। जब चूड़ा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह ज़्यादा करती है, शक पैदा करती है, तब उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया और वो कहाँ चले गए? वो मांडू चले गए। कहाँ रहने चले गए? मांडू रहने चले गए। 1433 ईस्वी में मोकल की विजय जिलवाड़ा में चाचा व मीरा ने मेहपा पमार के साथ मिलकर के क्या कर दी गई? हत्या। ये वही चाचा मीरा हैं जो इनके सेनापति थे। एक बार मोगल ने ऐसे ही जंगल में शिकार करते समय रास्ते में उन्होंने किसी पेड़ के बारे में कोई ऐसी कुछ बात कह दी थी, किसी वृक्ष के बारे में, क्योंकि इनकी जो माँ थी ना, हाँ, वो कौन सी जाति होने खातिन जाति होती कौन सी, उससे संबंधित थी। इस वजह से इनको वो बात इनके दिमाग में चैंट गई, तो इन्होंने उसका बदला लेने के लिए मुगल की क्या कर दी? मृत्यु कर दी, हत्या कर दी। चलें मुगल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। महाराणा मुगल। महाराणा मुगल शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1421 से लेकर के 1433 तक। क्या मुख्य बात रही है कि ये तो इनके पिता थे लाखा और माता थी हंसाबाई, ये आपको याद ही रखना है। ज़्यादातर अगर महाराणा मुगल में याद रखने योग्य है वो है ये आक्रमण जिसमें इनकी मृत्यु हुई थी। ये अहमद शाह का आक्रमण था। वैसे किसका आक्रमण था? अहमद शाह ने। अहमद शाह के आक्रमण को रोकने के लिए मुगल गए हुए थे जिलवाड़ा। उस समय इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अहमद शाह का आक्रमण जो 1433 ईस्वी में हुआ, मतलब इनका समय लास्ट समय 1433 ही है, तो 1433 ईस्वी में इसका क्या हुआ? ये युद्ध हुआ। और इस समय ये आक्रमण हुआ किस किस के मध्य था? तो महाराणा मुगल के और उनके बीच हुआ था, लेकिन रास्ते में ही मेहपा पमार के कहने पर मुगल की हत्या कर दी गई। तो ये लाइन अगर आप लिखो तब लिखेंगे कि हत्या किसने की? तो हत्या की थी चाचा व मीरा ने। चाचा एंड मीरा, इन्होंने हत्या की। किसके कहने पर करी? तो मेहपा पमार के कहने पर।
मेरे पापा मार के कहने पर इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, ये रहा मोटी मोटी चर्चा इन 4-5 शासकों के बारे में। सबसे पहले हमने कौन पढ़े, तो गोहिल वंश के संस्थापक गोहिल के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद बप्पा रावल को पढ़ा। बप्पा रावल के बाद हमने जो चर्चा की वो जयद्रथ सिंह की, फिर रतन सिंह, फिर राणा हम्बीर, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल। इन 6 शासकों के बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। ठीक है, आप वीडियोस में ऐसे ही बनी रहिएगा। आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, जिससे कि आपको ऊपर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाया करे, तो दिन में जितने भी बजे क्लास आपकी आए तुरंत आपको प्राप्त हो जाए और आप उसको देख लें। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, यही आपसे मैं अंतिम निवेदन करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।